कभी बैठे बैठे आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ज़मीन किस चीज़ से बनी होगी, ये ज़मीन कितनी गहरी होगी या फिर कब वजूद में आई होगी। और यही सवाल तब भी पैदा होता होगा जब आप समंदर को देखते होंगे कि ये समंदर कब बने होंगे और इनकी गहराई कितनी होगी। ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद है। पहले ये जान लेते हैं कि ज़मीन जिसे हम अर्थ कहते हैं, इसका नाम अर्थ कब और किसने रखा। हमारी यूनिवर्स में मौजूद बाकी प्लैनेट्स के नाम ग्रीक और रोमन देवियों और देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम जर्मेनिक ज़बान से लिया गया और ये नाम एक अंदाजे के मुताबिक 1000 साल पहले रखा गया था। अब बात करते हैं ज़मीन किस चीज़ से बनी है। साइंसदानों ने ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल हैं। ज़मीन का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, सॉलिड रॉक्स से बना है, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट शामिल है। इसके नीचे की लेयर को मेंटल कहा जाता है। ये लेयर सेमी सॉलिड रॉक से बनी है, जिसमें ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और दीगर मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे आखिर पर पाए जाने वाली लेयर को कोर कहते हैं, जिसमें आयरन और निकल पाया जाता है। कोर का टेम्परेचर तकरीबन 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे में ज़मीन के अंदर जाना इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि हम अभी तक ज़मीन के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं और इससे नीचे जाने के लिए शायद अभी और इंतज़ार करना होगा। ज़मीन को अक्सर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो हिस्सा जो ड्राई यानी खुश्क है और एक वो जिस पर सिर्फ पानी ही पानी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना बहुत अहम है, वो ये कि ज़मीन की उम्र कितनी है। ज़मीन की उम्र के बारे में रिसर्च से पता चलता है कि ज़मीन 4.3 से 4.8 बिलियन साल पुरानी हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ज़मीन की उम्र कैसे मालूम की जा सकती है। साइंसदान ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाते हैं। मसलन रॉक्स, मिनरल्स और फॉसिल्स वगैरह पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा हो जाता है। ज़मीन को ज्योग्राफी ने मज़ीद कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। इन्हें लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। इनमें माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, घाट्स वगैरह शामिल हैं। इन तमाम तरह के हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें पाई जाती हैं। मसलन पहाड़ों में पथरीली ज़मीन पाई जाती है, जबकि रेगिस्तान में रेतीली ज़मीन, और प्लेन हिस्से में साफ और ज़रखेज़ ज़मीन, जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेहतरीन ज़मीन मानी जाती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। बात यह है कि यहाँ पर ज़मीन प्लेन यानी हमवार होती है, जिसकी वजह से इरिगेशन में आसानी होती है। प्लेन्स को फुटबॉल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ प्लेट्यूज, वैलीज और घाट्स भी अपनी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल वैल्यू रखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी एक वीडियो में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात की थी। उनका भी ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करने में अहम रोल है। इन हिस्सों को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दुनिया में इस वक्त 7 कॉन्टिनेंट्स और दूसरी तरफ 7 से 8 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यूँ समझ लें कि ज़मीन के हिस्से ही हिस्से हैं, कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक और कुछ ज्योग्राफिक। लेकिन जनरली हमारे पास ज़मीन के सिर्फ 2 हिस्से हैं, खुश्की और पानी। हमारी ज़मीन का 29% हिस्सा खुश्क है और बाकी सारा यानी 71% पानी से भरा हुआ है। बात अब पानी की छिड़ चुकी है तो हम भी पानी वाली दुनिया की ओर चलते हैं। हमारे पास पानी के सबसे मेजर सोर्सेज दरिया, नदी, नाले, झील, बारिश, ग्राउंड वाटर और समंदर है। इन सब में जहाँ पानी ज़्यादा मौजूद होता है वो समंदर है, क्योंकि दरियाओं और नदी नालों का पानी आखिरकार समंदर में ही पहुँचता है। लेकिन सवाल यह है कि ये समंदर कब से ज़मीन पर मौजूद है। तहकीक हमें बताती है कि अब से अरबों साल पहले ज़मीन पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी, यानी समंदर अरबों साल से ज़मीन पर मौजूद है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समंदर किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज सी और ओशियन में क्या फ़र्क है। सी और ओशियन के दरमियान बुनियादी फ़र्क साइज़ का है। छोटे साइज़ की वाटर बॉडी जिसको साइड से ज़मीन में घेरा हुआ हो सी कहलाती है, जबकि वो वाटर बॉडी जो साइज़ के एतबार से बहुत बड़ी और गहरी हो ओशियन कहलाती है। आसान अल्फाज में इसे यूं समझा जा सकता है कि एक ओशियन में बहुत सारे सीज हो सकते हैं, या यूं कि सी असल में ओशियन का हिस्सा होता है। दुनिया का सबसे गहरा सी कैरिबियन सी है जो 6,900 मीटर गहरा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे गहरा ओशियन पैसिफिक ओशियन है जो तकरीबन 10,000 मीटर गहरा है। जमीन के टोटल रकबे में से 71% पानी से ढका हुआ है और यह पानी सदियों से यहाँ मौजूद है। तहकीक बताती है कि आज जो पानी हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से 5 बिलियन साल पहले भी यही पानी ज़मीन पर मौजूद था और हमसे पहले की तमाम स्पीशीज यही पानी इस्तेमाल कर रही थी। इसके पीछे जो फैक्टर काम करता है उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, यानी जो पानी हमारे दरियाओं और झीलों में मौजूद होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स बारिश या बर्फ है। बारिश या बर्फ हमें बादलों से हासिल होती है और बादल समंदरों और दीगर वाटर रिसोर्सेज से उठने वाले वेपर से बनते हैं जो नीचे आकर फिर दोबारा पानी की सूरत में समंदर में पहुंच जाते हैं। गो कि नया पानी कहीं से नहीं आ रहा, बस पहले से मौजूद पानी ही कुदरती तौर पर साफ होकर वापस आ जाता है। इस बात से हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर इतना सारा पानी जाता कहाँ है। यहाँ ये बात भी सोचने की है कि क्या ये मुमकिन है कि पानी ज़मीन से ख़त्म हो जाए। इस सवाल के साइंसदान मुख्तलिफ जवाबात देते हैं। पहला ये कि ज़मीन से पानी के मुकम्मल ख़त्म हो जाने के इम्कानात नहीं हैं, और अगर किसी वजह से ऐसा होता भी है तो इसे इवापोरेट होने में 100 बिलियन साल से ज़्यादा लगेंगे। दूसरा ये कि आने वाली 1 सदी के दौरान बढ़ती आबादी और पानी की ज़रूरत की वजह से पीने का साफ पानी हासिल कर पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त भी ज़मीन पर मौजूदा पानी में से सिर्फ 2.5 से 3% पानी ही पीने के लायक है, जबकि दुनिया में इस वक्त 5 ओशियंस यानी बहर और 100 के करीब सीज यानी समंदर मौजूद हैं। इन दोनों के लिए आम बोलचाल की ज़बान में समंदर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। इन 5 ओशियंस में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन शामिल हैं, जो मिलकर एक ग्लोबल ओशियन बनाते हैं। इन सब का पानी इस कदर साल्टी है कि पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समंदर पानी में रहने वाली कुछ बड़ी क्रिएचर्स का घर है, जिसमें वेल और शार्क जैसी मछलियां शामिल हैं। मौसम की तब्दीली, बारिशों और हवाओं के चलने में भी समंदरों का अहम रोल होता है। साथ ही नमक और दीगर सी फूड भी समंदर से ही हासिल किया जाता है। समंदरी जहाज़ों के जरिए अरबों रुपए की मालियत का सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब समंदरों में आने वाले तूफान की वजह से हज़ारों लोग हर साल मारे जाते हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है। चलते चलते एक नज़र इस तरफ भी कि मजहब की नज़र में खुश्की और पानी की इस डिवीज़न की क्या वजह है। हिंदू मत की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में ज़मीन की खुश्की और पानी में डिवीज़न को देवताओं से मंसूब किया गया है। देवता वरुण समंदर के हुक्मरान और पृथ्वी ज़मीन की देवी ने ज़मीन और समंदर के दरमियान फ़र्क पैदा करने के लिए मिलकर काम किया। ये तकसीम ज़िंदगी की क्रिएशन और जानदारों के रिज़्क़ के लिए ज़रूरी थी। इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान में ज़मीन को खुश्की और पानी में तकसीम को अल्लाह की पावर और विजडम से ताबीर किया गया है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने समंदर और खुश्की को मुख्तलिफ किस्म की क्रिएचर के लिए सेटलमेंट बनाने और इंसानियत के लिए रिज्क मुहैया करने के लिए अलग किया है। वहीं ईसाइयत के मुताबिक बाइबल में ज़मीन की खुश्की और पानी में तकसीम को बुक ऑफ जेनेसिस में बयान किया गया है। बाइबल के मुताबिक खुदा ने खुश्क ज़मीन और समंदर बनाने के लिए पानी को खुश्की से अलग कर दिया, जिससे ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन हो पाई। ये तकसीम इंसानों और दीगर जानदारों की सेटलमेंट के लिए खुदा की तरफ से की गई है। गौर करने से मालूम होता है कि तीनों बड़े मज़ाहिब ने इसका एक ही मकसद बयान किया है, और वो है इंसानों के लिए आसानी पैदा करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू
اور کچھ نئے حقائق کے ساتھ۔